आज हम लोग मिडल हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण। दरअसल अरबों के आक्रमण का जो भी वृत्तांत है वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पुस्तक, एक ही ग्रंथ से हमें मिलता है और वो है चचनामा। चचनामा ही एक सर्वमात्र एक ऐसी पुस्तक है जिसके द्वारा हमें यदि भारत या सिंध प्रांत पर अरबों के आक्रमण के बारे में स्टडी करना है तो चचनामा ही हम पढ़ेंगे। जितने भी इतिहासकार या विद्वान हैं वो सब चचनामा को स्टडी करने के बाद ही अपने अपना मत और अपने अपने स्वविवेक से ही अलग अलग विचार प्रदर्शित किए हैं। दरअसल चचनामा की अगर हम बात करें तो चचनामा का जो दूसरा नाम है वह फतेहनामा हिंद है। ये जो रचित पुस्तक है ये चचनामा अबू बकर अली कूफ़ी के द्वारा रचित पुस्तक है। कहीं कहीं ऑप्शन में सिर्फ अबू बकर या सिर्फ अली कूफ़ी ही दे देता है, परंतु इनका पूरा नाम है अबू बकर अली कूफ़ी। कुछ विद्वानों का मत है कि अबू बकर अली कूफ़ी ने चचनामा का लेखन नहीं किया बल्कि यह सिर्फ चचनामा का फ़ारसी अनुवाद किए थे। फ़ारसी अनुवाद किए थे 1226 ईस्वी में। वहीं पे कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चचनामा वास्तविक जो लेखक हैं उसके लेखक हैं अली अहमद। और वहीं पे कुछ इतिहासकार कहते हैं यह किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा रचित पुस्तक है जो अरबी भाषा में लिखा गया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इस तरीके से है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, तो हम किसकी विचार को सत्य मानेंगे और किसके विचार को असत्य मानेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें किसी या फिर किसी भी इतिहासकारकों के किसी भी विचार को ना तो हमें असत्य मानना है और ना तो संपूर्णतः सत्य मान करके किसी और के विचार को हमें असत्य ठहराना है, क्योंकि हमें विद्वान नहीं बनना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ सबके विचारों को पढ़ करके हमें जैसा प्रश्न की प्रकृति रहेगी उस प्रकार से अपना आंसर सही करना है। जितना भी मैंने आपको बताया इसमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि अरबों के आक्रमण के अध्ययन हेतु सिर्फ़ और सिर्फ कौन सी पुस्तक है जिसमें अरबों के आक्रमण का उल्लेख है, तो चचनामा है। चचनामा का दूसरा नाम फतेहनामा हिंद है, ये कंफर्म है। अबू बकर ने चचनामा का फ़ारसी अनुवाद किया 1226 ईस्वी में किया, ठीक है। अगर कहीं ये पूछ लेता कि चचनामा सबसे पहले लिखी किस भाषा में गई थी कि उस भाषा से कन्वर्ट करके फ़ारसी भाषा में लिखा गया, तो होगा वहाँ पे आंसर अरबी भाषा, ठीक है। तो आप इतना ये समझ लिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से ऐतिहासिक घटना घटित हुई भारत यानी सिंध के सरजमी पर। इराक का गवर्नर अल हज्जाज था। ये जो आपको इराक जिसको मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ ये इराक है। इराक का गवर्नर था अल हज्जाज और इसके लेकर के कुछ कथन, कुछ विचार हैं। जैसा कि पहला है कि अल हज्जाज सिर्फ़ और सिर्फ सीमा विस्तार और धन अर्जन करने के लिए तत्पर रहता था। अल हज्जाज के समकालीन जो खलीफा थे, खलीफा वो थे अल वालिद। अल वालिद 705 ईस्वी से लेकर के 715 ईस्वी तक थे। घटना का वृत्तांत इनके समकालीन ही हुआ है। अल हज्जाज हमेशा जो है सिंध प्रांत की तरफ उसकी नज़र पड़ी रहती थी, क्योंकि सिंध प्रांत के अगर हम जियोग्राफिकल कंडीशन बताएं तो ये जो मैंने बनाया है ये है सिंध नदी। और चूँकि भारत जो भारतीय सरजमी है वह पूरी तरीके से एक तरीके से नदियों का पूरा जाल बिखरा हुआ है। वर्तमान समय में जल के अत्याधुनिक
यंत्र तो हैं जल निकालने के, परंतु 7वीं और 8वीं शताब्दी में कभी भी ऐसा नहीं था। जहाँ पर नदी और तालाब और जलाशय का भारी सुगमता रहती थी, वहीं पर जो है लोग ज़्यादातर निवास करते थे, और वही उनका एक तरीके से मैं कह सकता हूँ सिटी कहलाता था, क्योंकि वहाँ पर उनको रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा तथा और कृषि और हर चीज़ की सुविधाएं वहाँ पर रहती थी। वो एक तरीके से समृद्ध प्रांत रहता था जहाँ पर ज़्यादातर नदियाँ होती थीं। अल-हज्जाज हमेशा फिराक में रहता था। छोटे मोटे चिटपुट आक्रमण ये हमेशा करता रहता था आसपास के कबीलों पर, और वहाँ से धन अर्जन, लूटपाट ये सब हमेशा करता रहता था। 712 ईस्वी में अटैक तो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, लेकिन इसके पहले भी 636 में अल-हज्जाज के पहले भी अरब सेनापतियों और शासकों के द्वारा 636 में जब अबू उमर खलीफा थे, उस समय पर भी बम्बई के थाने पर, बम्बई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय पर, आज मुंबई है लेकिन उस समय पर उसको बम्बई कहा जाता था, बम्बई के थाने पर अबू उमर के खलीफा पद के नेतृत्व के दौरान ही यहाँ पर आक्रमण किया गया था। परंतु उन आक्रांताओं को यहाँ के शासकों ने पूरी तरीके से हरा करके वापस भेज दिया था, और उसके बाद 644, 659 और 662 इत्यादि में कई बार छोटे छोटे आक्रमण हुए हैं लूटपाट के उद्देश्य से, परंतु इन्हें कोई बड़ी सफलता यहाँ पर नहीं मिली। इसीलिए यही कारण है कि पुस्तकों में ज़्यादातर इसका उल्लेख हमें नहीं मिलता। ठीक है, अब 2 घटनाएं यहाँ पर हैं। पहला उद्देश्य की अगर हम बात करें, एक तो धन अर्जित करना और दूसरा है सीमा विस्तार। ये अरब शासकों का हमेशा से इन दोनों पर ये लोग वर्क करते रहे हैं, क्योंकि 610 ईस्वी में जब इस्लाम धर्म सामने आया, इस्लाम धर्म बना, तो आप देखेंगे 712 ईस्वी तक ही आते आते 100 साल के अंदर महज में यह एक तरीके से पूरे इराक, ईरान, उज्बेकिस्तान और फ्रांस के स्पेन तक फैल चुका था, अफ़गानिस्तान तक फैल चुका था, और तब बारी थी सिंध प्रांत की। तो इतना तेज़ विकसित ये हुआ सिर्फ़ और सिर्फ सीमा विस्तार की नीति को ले करके। ठीक है, एक घटना घटित होती है 708 ईस्वी में। 708 ईस्वी में खलीफा थे अल वालिद, गवर्नर था अल-हज्जाज। श्रीलंका से कुछ जहाज़ अल वालिद के लिए उपहार लेकर के जा रहे थे अरब सागर होते हुए। तभी यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपको स्टेज, ये है देवल का बंदरगाह है, वर्तमान समय में पाकिस्तान के कराची में स्थित है और अरब सागर के तट पर स्थित है। यहाँ के आसपास में जो देवल बंदरगाह है, उसके आसपास में अरब सागर में ही वो जहाज़ लूट ली जाती है समुद्री डाकुओं के द्वारा, और समुद्री डाकू जब उसको लूट लेते हैं, ये खबर पहुँचती है अल-हज्जाज के पास। अल-हज्जाज से धीरे धीरे पहुँचती है अल वालिद खलीफा के पास। अल वालिद जो है यहाँ के राजा दाहिर से जुर्माने की मांग करते हैं, तथा जुर्माने की मांग करने के उपरांत राजा दाहिर साफ मना कर देते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि जो ये अरब सागर में जहाँ पर आपकी जहाज़ लूटी गई है, वह हमारे सीमा परिक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता और डाकुओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। यह साफ कह करके मना कर देते हैं, क्योंकि किसी राजा से डायरेक्ट जुर्माने की मांग करना भी हमें उचित नहीं लगता। यदि वो जांच करने की या फिर एक तरीके से रिक्वेस्टिव मोड, तो अल वालिद एक सबसे बड़ा पद था खलीफा का इस्लाम धर्म में, उन्होंने रिक्वेस्टिव मोड में नहीं किया, बल्कि राजा दाहिर के पास जुर्माने की पेशकश की, जुर्माने की मांग की। इनके द्वारा अपना असमर्थन दर्शा दिया गया। जब ये खबर फिर से अल वालिद को पहुँची तो अल वालिद क्रोधित हुआ। क्रोधित होने के बाद जो अल-हज्जाज हमेशा सिंध प्रांत पर एक बड़ा अभियान चलाने के लिए हमेशा कर्तव्य परायणता से रहता था, निष्ठुर लगा रहता था कि कब आक्रमण करने का मौका मिले, उसे एक बड़ा दस्ता अल वालिद के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई युद्ध के लिए। और यहाँ पर अल-हज्जाज
को सपोर्ट पा करके, अल हज्जाज सपोर्ट पा करके भारत के सिंध प्रांत पर अटैक करने की रणनीति बनाने लग गया। अब जब ये रणनीति बनाया 711 ईस्वी में इसने सबसे पहले उबैदुल्लाह को भेजा। उबैदुल्लाह ने आज वर्तमान समय पाकिस्तान के कराची में जो देवल का बंदरगाह है, उस बंदरगाह के दुर्ग पर अटैक किया। वहाँ पर जो राजा दाहिर की तरफ से कमान संभाले थे वो थे जय सिंह से युद्ध हुआ उबैदुल्लाह का। दोनों में युद्ध हुआ, उबैदुल्लाह हार गया और उबैदुल्लाह यहाँ पर मारा जाता है। उसके बाद 711 ईस्वी में ही इसने बुदैल को भेजा। बुदैल भी राजा जयसिंह से हार गया और फिर यहाँ पर बुदैल भी मारा गया। कई अलग अलग पुस्तकों में कहीं कहीं 710 और 711 दे देता है कि 710 में उबैदुल्लाह को भेजा और बुदैल को भेजा 711 में। दरअसल मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा, चूँकि 1226 यानी कि 13वीं सदी के आसपास में ये पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक? चचनामा। अब मैंने आपसे ये भी बताया था कि चचनामा ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसको स्टडी करके सारे इतिहासकारक अपना अपना स्वविवेक लगा करके अपना अपना विचार प्रस्तुत किए हैं। और घटना है 7वीं और 8वीं शताब्दी की, 7वीं व 8वीं शताब्दी की। चचनामा में जो 13वीं सदी में लिखा गया और 7वीं 8वीं की बात लिखी गई, 7वीं और 8वीं शताब्दी की बात लिखी गई, तो डायरेक्ट सी बात है वहाँ पर लोक गायनों में और लोक खेमे में जो प्रचलित कहानियाँ थी उनसे कुछ न कुछ पूछ करके, कुछ न कुछ वहाँ के लोगों से पूछ करके ही चचनामा में अंकित किया गया है। अतः स्वाभाविक है कि उसको पढ़ करके विरोधास्पद विचार निकल के सामने आएगा। ठीक है, क्योंकि राजा दाहिर के जो लोग समर्थक होंगे वो लोग राजा दाहिर की बड़ाई किए होंगे और जो लोग मोहम्मद बिन कासिम या उनके अनुयायी या समर्थक रहे होंगे वो उनकी बड़ाई किए होंगे। कुछ लोग दूसरे पक्ष को नायक बताने की कोशिश करेंगे, तो कुछ लोग यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के पक्ष को नायक बताने की कोशिश करेंगे, तो कुछ लोग आक्रांता बताने की कोशिश करेंगे। आपको इसमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि 711 में अटैक हुआ, उबैदुल्लाह और बुदैल दोनों मारे गए देवल बंदरगाह पर अटैक करने के बाद। देवल बंदरगाह जो आपका सिंध नदी है उसके पश्चिम तट पर है और जो सिंध नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, जो गुजरात और राजस्थान मिला करके है, उसको कहते हैं सिंध प्रांत का। वो एक तरीके से उनका केंद्र था, ब्राह्मणाबाद और रावर तक उनका केंद्र था। ठीक है, तथा सिंध नदी के पश्चिमी तट पर उतना विकास नहीं होता था जितना ध्यान पूर्वी तट पर दिया जाता था। ठीक है, अब देखिए दोनों मारने जाने के बाद, जब दोनों यहाँ पर दोनों अटैक अल हज्जाज के स्वीकृति देने के बाद दोनों अटैक जो है यहाँ पर कुचल दिए जाते हैं, हरा दिए जाते हैं। फिर अल हज्जाज अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 31 दिसंबर 695 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ था और इसके चाचा का नाम अल हज्जाज बिन यूसुफ। ठीक है, ये अल हज्जाज का पूरा नाम था अल हज्जाज बिन यूसुफ। इसकी पत्नी मोहम्मद बिन कासिम की जो पत्नी थी वो थी जुबैदा। ठीक है, जो जुबैदा थी वो अल हज्जाज बिन यूसुफ यानी कि इसके चाचा की लड़की थी। अल हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम को बचपन से ही पालन पोषण तथा हथियार और सैनिक अभियानों का पूरी तरीके से जानकारी ट्रेनिंग दिया। चूँकि मोहम्मद बिन कासिम के जो पिता थे कासिम बिन यूसुफ, ये बचपन में ही मृत्यु हो गई थी इनकी। ठीक है, पूरा पालन पोषण अल हज्जाज ने ही किया था। आगे चल करके अपनी पुत्री जुबैदा से इसकी शादी करवाई। शादी करवाने के उपरांत जब घटना 711 की है, 711 में मोहम्मद बिन कासिम को अल हज्जाज के द्वारा सेनापति बनाया गया
और सेनापति बना करके 711 ईस्वी में रवाना कर दिया गया। कासिम को रवाना कर दिया गया सिंध प्रांत के विजय के लिए। सबसे पहला जो कासिम ने अटैक किया वह सिंध प्रांत के देवल बंदरगाह पर किया। देवल बंदरगाह पर किया। देवल बंदरगाह जो सिंध नदी के पश्चिमी तट पर है, वर्तमान समय के कराची में, जहाँ पर ये इस घटना को अंजाम दिया गया था की घटना को। देवल बंदरगाह पर जब अटैक किया तो वहाँ पर राजा दाहिर ने एक तरीके से ये दूरदर्शिता दर्शाई और देवल बंदरगाह की रक्षा न करके वह सारे सैनिकों को जो है सिर्फ़ और सिर्फ पूर्वी तटों की रक्षा करने में उतारू हो गए और बाकी पश्चिमी तटों को उन्होंने अकेला छोड़ दिया। पश्चिमी तटों को जो देवल बंदरगाह है वहाँ पर इनके भतीजे ने जो है काफ़ी प्रयास किया राजपूतों के साथ मिलकर के, परंतु वह नाकाम रहा और देवल बंदरगाह का जो छोटा सा दुर्ग था वह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हथिया लिया गया। देवल बंदरगाह के बाद ये धीरे से आप देखेंगे हैदराबाद, जो पाकिस्तान का हैदराबाद है, उसके पास ईरान के पास में है नेउन। आज वर्तमान समय में हैदराबाद में हम कह सकते हैं। नेउन पर वह आक्रमण किया। ये अभी तक जो भी आक्रमण हो रहे थे इसके द्वारा वो सिंध नदी के पश्चिमी तट पर हो रहे थे और जो दाहिर और उनके सैनिक थे वो लोग पश्चिमी तट के अलावा पूर्वी तट को संभाले हुए थे मोर्चा, जिससे ये पूर्वी तट पर ना बढ़ पाए। ठीक है। नेउन पर आक्रमण करने पे जो वहाँ पर राजा दाहिर के पुत्र जय सिंह वहाँ पर था, परंतु राजा दाहिर के द्वारा जय सिंह को वहाँ से बुला लिया गया और जय सिंह को ब्राह्मणावाद यानी कि सिंध नदी के पूर्वी तट पर भेज दिया ब्राह्मणावाद की रक्षा करने के लिए। और जो नेउन का नेतृत्व था वह सौंप दिया पुजारी को वहाँ की रक्षा करने के लिए। और उसके बाद नेउन की जो जनसंख्या थी वह ज़्यादातर बौद्धिस्ट लोगों की थी और इन बौद्धिस्टों ने मोहम्मद बिन कासिम का पूरी तरीके से स्वागत किया। उसका कारण ये है, राजा दाहिर के जो पहले भाई थे उन्होंने बौद्धिस्टों का बहुत प्रचार प्रसार और कई चीज़ों में मदद किया था, बहुत फंड दिया था। और जब ये राजा बनते हैं कि इन्होंने बौद्धिस्टों को कोई ध्यान नहीं दिया था तथा बौद्धिस्टों के लिए कोई ऐसा सामाजिक कार्य नहीं किया था और इसी कारण से बौद्धिस्ट लोग क्या क्रोधित हो गए थे और बौद्धिस्टों ने साथ दिया किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। अतः विरोध के बिना ही नेउन पर मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त कर लिया। ये सारी घटनाएं 711 ईस्वी में ही हो रही हैं। उसके बाद इसका अगला पड़ाव सेहवान की तरफ गया। सेहवान जो है सिंध नदी के पूर्वी तट पर ही सेहवान है, छोटा सा दुर्ग यहाँ पर भी है। सेहवान पर जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम पहुँचा, सेहवान का जो शासक था, सामंत था, एक तरीके से छोटा शासक, वो था माझरा। यह माझरा वहाँ का शासक था। माझरा ने बिना युद्ध किए ही मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर लिया तथा वह अपना दुर्ग छोड़ करके हट गया, जिससे मोहम्मद बिन कासिम को बिना किसी कठिनाई और बिना किसी परेशानी के बिना युद्ध लड़े ही सेहवान को जीत लिया। ठीक है। सेहवान के बाद मोहम्मद बिन कासिम बढ़ा सीसम पे। सीसम एक स्थान है, यहाँ पर जाट हैं। अभी भी ये सिंध नदी के पश्चिमी तट के ही पास है। अभी भी इस पश्चिमी तट को छोड़ करके पूर्वी तट पर नहीं गया। कहीं न कहीं मोहम्मद बिन कासिम का ये स्ट्रेटजी थी और यह केवल छोटे छोटे दुर्गों को जीतते हुए चला जा रहा है। ठीक है। और जब छोटे छोटे दुर्गों को ये जीत रहा है तो इसके सैनिकों का जो आत्मबल है वो बढ़ता चला जा रहा है। और बाकी राजा दाहिर एक तरीके से वो अपनी सेफ्टी मोड में है और वो जो है सिंध प्रांत के पूर्वी भाग पर अपने सैनिकों का खेमल लेकर के ये वेट कर रहे हैं कि वो इस पर ना आक्रमण कर दे पाए। जब सीसम के जाटों पर अटैक हुआ तो सीसम के जो जाट, जो उनका सरदार था, वो था बाजरा। उसका नाम था बाजरा। और बाजरा इस युद्ध में मारा जाता है और फिर जाटों ने भी मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार
देवल, नेउन, सेहवान, शीशम इत्यादि छोटे छोटे दुर्गों पर ये आक्रमण करके उन पे अपना वर्चस्व स्थापित करके आगे बढ़ता चला जा रहा है। और फिर 712 ईस्वी में इसका आमना सामना होता है राउर पर। राउर में आमना सामना होता है मोहम्मद बिन कासिम का राजा दाहिर से। राजा दाहिर का जो पुत्र है वो ब्राह्मणाबाद में खेमा संभाले हुए है। राउर पर दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध, घमासान युद्ध होता है। ये पहला ऐसा घमासान युद्ध था जब किसी अरब निवासी के द्वारा भारत के सरजमी पर यानी कि सिंध सरजमी पर युद्ध था। यहाँ पर युद्ध चलने के उपरांत राजा दाहिर मारे जाते हैं। इनके मरणोपरांत इनकी जो विधवा पत्नी थी उन्होंने जो है कुछ देर तक यहाँ के दुर्ग पर, राउर का जो दुर्ग था वहाँ का पूरी तरीके से सैन्य अभियान संभाला, परंतु अपने आप को असफल देखते हुए, क्योंकि वह बचा नहीं सकती थी, काफ़ी लंबा युद्ध नहीं लड़ पाई, और फिर उन्होंने आत्मदाह कर लिया। और उसके बाद बची इनकी एक पत्नी और 2 लड़कियाँ। इन 2 लड़कियों पर और इनके राज्य कोष पर मोहम्मद बिन कासिम ने अपना आधिपत्य कर लिया। और उसके बाद बढ़ा ब्राह्मणाबाद की तरफ। ब्राह्मणाबाद में इनका मोर्चा राजा दाहिर की तरफ से जय सिंह ने संभाला था। जय सिंह व कासिम के बीच घमासान युद्ध हुआ, परंतु जय सिंह यहाँ वीरगति को प्राप्त हुआ। और फिर इस तरीके से ब्राह्मणाबाद के बाद ये मुल्तान को भी पूरी तरीके से जीत गया और पूरे सिंध प्रांत पर इसका कब्जा हो गया। यदि हम बात करें कासिम के मृत्यु की, कासिम के अंत की, तो इसमें कई कहानियाँ प्रचलित हैं, परंतु ऐसे विचार जिसको ज़्यादातर मत प्राप्त है वो है कि 714 ईस्वी में सात सौ चौदह ईस्वी में हज्जाज की मृत्यु हो गई। और फिर 715 ईस्वी में जो अल-हज्जाज के समकालीन अली वालिद खलीफा थे उनकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, अली वालिद खलीफा के मृत्यु उपरांत ऐसे कुछ विचारक कहते हैं कि अली वालिद के बाद जो राजगद्दी पर बैठा 715 ईस्वी में खलीफा सुलेमान, ये जो सुलेमान था ये अल वालिद के जितने भी समर्थक थे, चूँकि अल वालिद और सुलेमान का पहले से ही संघर्ष, वर्चस्व को लेकर के संघर्ष चलता रहता था, जितने भी अली वालिद के समर्थक थे उसको सुलेमान बुला करके दंडित किसी न किसी बहाने से करता रहता था। और ऐसा लोगों का मानना है कि 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को बुला लिया गया वापस, और वहाँ पर किसी न किसी बहाने से दंड दे करके उसको मार दिया गया या उसको बंदी बना लिया गया। और वहाँ पे दूसरी कहानी प्रचलित है, चचनामा के अनुसार वीरांगना बताने की कोशिश की हैं राजा दाहिर की 2 पुत्रियाँ, पहली सूर्य देवी व परमाल देवी। बताया जाता है कि 715 ईस्वी में जब सूर्य देवी और परमाल देवी को पकड़ लिया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो उसको, इन दोनों को जो नियुक्ति सुलेमान खलीफा की हुई थी उनके लिए भेज दिया गया। जब सुलेमान ने सूर्य देवी और परमाल देवी को देखा तो उन्होंने सूर्य देवी को देखते ही वो मंत्रमुग्ध हो गए और इन दोनों को अपने हरम में रख दिया। और जब ये हरम में भेजा गया तो इन दोनों ने अपना एक चतुराई से सुलेमान से इन्होंने बताया कि हमारा जो कौमार्य था, यानी कि हमारी वर्जिनिटी थी, वह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा छीन ली गई है पहले ही, और आपको एक तरीके से जूठा भोजन भेजा गया है। ठीक है, इससे सुलेमान क्रोधित होता है और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को बैल के खाल में लपेट करके अपने पास हाजिर करने की सबको अनुमति दे देता है। जब ये बातें पहुंचती हैं मोहम्मद बिन कासिम को पकड़ लिया जाता है, और जब मोहम्मद बिन कासिम वहाँ से वापस उसको लाया जाता है तो रास्ते में दम घुटने से उसकी
मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की। ठीक है, ये दो कहानियाँ प्रचलित हैं। बशर्ते हमें किसी भी कहानी का सत्य या असत्य पर कोई हमें विचार नहीं प्रस्तुत करना, हमें सिर्फ़ और सिर्फ इनके युद्ध से क्या क्या घटनाएं, क्या क्या प्रभाव पड़ा, हमें ये पढ़ना है। अब बाकी कहानी मैंने सन वाइज आपको बता दिया। अल हज्जाज के समय पर अल वालिद खलीफा थे। अल वालिद खलीफा 705 ईस्वी से लेकर के 715 ईस्वी तक थे। अल हज्जाज की मृत्यु 714 ईस्वी में हुई थी और नया जो खलीफा था 715 ईस्वी में वो सुलेमान बना था। ठीक है, अब प्रभाव हम पढ़ेंगे कि क्या प्रभाव पड़ा इन, जब तक यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम जितने वर्ष तक था यहाँ पर क्या क्या कुछ कार्य किया। अरबों का प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम चलाया। दिरहम का मतलब है सोने का सिक्का। ठीक है, दिरहम चलाया। अरबों के आक्रमण के दौरान ही खजूर की खेती, ऊंट का पालन, तथा जजिया कर। ये जो जजिया कर था इसको हम कहेंगे सुरक्षात्मक कर। जब ये जजिया कर लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा तो इसे जो है सुरक्षात्मक कर कह करके लगाया गया था। जजिया कर का मतलब है, जो जजिया कर था यह गैर मुस्लिमों पर लगाया गया था। गैर मुस्लिमों का मतलब है जो लोग मुस्लिम नहीं थे उनके ऊपर कर लगाया गया था। परंतु इस गैर मुस्लिमों में जो कर लगाया गया था इसमें कुछ समाज के कुछ लोगों को छूट दी गई थी और उनके ऊपर ये नहीं लगाया था। सबसे पहले महिला के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जजिया कर मान्य नहीं था। दूसरा, बच्चों के ऊपर जजिया कर नहीं लगाया गया था। वृद्ध के ऊपर यानी कि बूढ़ों के ऊपर भी जजिया कर नहीं लगाया गया था। ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर नहीं लगाया गया था। इसके साथ साथ ब्राह्मणों के बाद जो विकलांग होते हैं, विकलांगों के ऊपर जजिया कर नहीं लगाया गया था। एक तरीके से महिलाओं के ऊपर नहीं था, बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर व विकलांगों के ऊपर जजिया कर नहीं लगाया गया था। उसके बाद जो गैर मुस्लिम लोग थे यानी कि एक तरीके से रोजगारी लोग थे उनके ऊपर जो है जजिया कर लगाया गया था। अब एक कासिम के द्वारा जजिया कर लगाया गया सबसे पहले। इसमें महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, ब्राह्मणों व विकलांगों को बाहर रखा गया था। इनके अलावा जो लोग थे जो गैर मुसलमान थे उनके ऊपर जजिया कर लगाया गया था। आगे चल कर के लगभग 15वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक इसमें ब्राह्मणों को भी जोड़ लिया। इनमें जो ब्राह्मण समुदाय था इनको भी जजिया कर देय कर दिया पूरी तरीके से। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम, यदि पूछेगा कि ब्राह्मणों को भी इंक्लूड कर देने वाला शासक जिसने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया, तो फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद अगली पीढ़ी अकबर। अकबर ने पूर्णतः समाप्त कर दिया जजिया कर को। पहली बार समाप्त करने वाला व्यक्ति जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया तो वो अकबर हैं। अकबर के बाद औरंगजेब फिर से जजिया कर लगा दिया, यानी कि पुनः लगा दिया। और औरंगजेब ने ब्राह्मणों के ऊपर और अत्यधिक जजिया कर लगा दिया था। ठीक है, और इसके बाद इसकी समाप्ति, जजिया कर की पूर्णतः समाप्त कब किया गया, तो ये मोहम्मद शाह के समय पर किया गया। मोहम्मद शाह, औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह को एक तरीके से रंगीला शासक भी कहते थे। ठीक है, रंगीला सुल्तान या रंगीला शासक भी कहते थे, चूँकि इनको नाच गाना और कई चीज़ों पर नृत्य करना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो संपूर्णतः जजिया कर कब हटाया गया? मोहम्मद शाह के दौरान। अब आप देखो, ये जजिया कर सर्वप्रथम लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम, ब्राह्मणों को भी इंक्लूड कर देने वाला फिरोज शाह तुगलक,
अकबर ने संपूर्णतः सबसे पहले क्या कर दिया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। फिर औरंगजेब ने पुनः जजिया कर सबके ऊपर लगा दिया तथा औरंगजेब ने ब्राह्मणों के ऊपर और अत्यधिक जजिया कर लगा दिया था। और उसके बाद मोहम्मद शाह के दौरान जजिया कर को पूर्णतः संपूर्णतः हटा दिया गया लास्ट में जा कर के, जिसको हम रंगीला शासक भी कहते थे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया, इसके अलावा और कहीं से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा। इतने से आपको सारे फैक्ट, सारे जानकारियां मैंने आपको दी और आपको यहाँ पे अपना विचार प्रस्तुत नहीं करना है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ जो घटना घटित हुई है, जो ऐतिहासिक घटना, उसको अपने माइंड सेटअप में बिठाना है। कहीं भी क्वेश्चन पूछे तो आपको सिर्फ उसका आंसर लगाना है। जैसे कि खजूर की खेती अरब वासियों के बाद, ऊँट का पालन, जजिया कर, सुरक्षात्मक कर भी वो लोग कहते थे इसे, जो गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। इसमें बच्चों, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, ब्राह्मण और विकलांगों को बाहर रखा गया था। और इसके साथ साथ घोड़े का इस्तेमाल युद्ध में घोड़े का इस्तेमाल करना अरब वासियों के बाद ही आया था। ठीक है, युद्ध में लोग घोड़े का इस्तेमाल करने लगे थे। बाकी और कहीं से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा, इतना बहुत ही ज़्यादा है आपके लिए, आपने कंसेप्ट समझा होगा। बाकी आप लोग भी इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।